हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं स्पीड कंट्रोल की लास्ट मेथड स्लिप पावर रिकवरी, जिसमें मैं वोल्टेज इंजेक्शन मेथड पर अब आ रही हूँ। अभी तक मैं स्लिप पावर रिकवरी क्या होता है वही बता रही थी। अब इससे रिलेटेड मेरे 3 4 5 वीडियोस हो गए हैं, तो मैं एक कंक्लूजन यहाँ पे आपको दे देती हूँ और फिर मैं वोल्टेज इंजेक्शन मेथड पर एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करूँगी। स्लिप पावर रिकवरी में 2 स्कीम्स थी। एक इंडक्शन मोटर को की स्लिप पावर हम फीड कर रहे फ्रिक्वेंसी चेंजर को, और वो फ्रिक्वेंसी चेंजर जो है वो स्लिप वाली पावर जो कि कम फ्रिक्वेंसी की पावर है उसको सप्लाई फ्रिक्वेंसी की पावर मतलब 50 हर्ट्ज की बना के वापस सप्लाई मेन्स को फीड कर देता है। ये हमने पढ़ा था। सेकेंड स्कीम जो है उसमें हमने इंडक्शन मोटर और एक ऑक्सिलरी मोटर को सेम शाफ्ट पे रखा था। इंडक्शन मोटर को मेन सप्लाई से एसी सप्लाई दे रहे थे। उस एसी सप्लाई का कुछ पोर्शन मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होता था, तो इंडक्शन मोटर अपने शाफ्ट से कनेक्टेड लोड को चलाने में इस मैकेनिकल पावर को यूज़ करती है। और दूसरी जो इसकी स्लिप पावर एसपीजी है वो स्लिप रिंग के थ्रू फीड हो जाती है ऑक्सिलरी मशीन के या ऑक्सिलरी मोटर के सप्लाई में, और फिर ऑक्सिलरी मोटर उस स्लिप पावर या कम फ्रिक्वेंसी की पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करके वापस उसी शाफ्ट पे अपनी मैकेनिकल पावर दे देता है। तो इसका मतलब इस मेन इंडक्शन मोटर अपने लोड को चलाने के लिए PM1 पावर का प्रोडक्शन कर पा रही है, तो ये वाली जो है और मैकेनिकल पावर ऐड करके दे देती है, मतलब इसकी स्लिप पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करके दे देती है। तो यहाँ पे सप्लाई में वापस पावर फीड नहीं हो रही, यहाँ पे शाफ्ट पे ही मैकेनिकल सपोर्ट सेकेंड वाली मोटर या सेकेंड वाला सिस्टम ऑक्सिलरी सिस्टम स्लिप पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करके उस शाफ्ट को दे देता है जिसपे मेन इंडक्शन मोटर का लोड लगा हुआ है, और दोनों मिलके फिर उस लोड को चलाते हैं। तो ये स्टैटिक ड्राइव सिस्टम कहलाता है, ये नॉन स्टैटिक ड्राइव सिस्टम कहलाता है। स्टैटिक ड्राइव सिस्टम में मैंने शर्बियस स्टैटिक ड्राइव सिस्टम बताया था, और शर्बियस ड्राइव सिस्टम जो कि नॉन स्टैटिक ड्राइव सिस्टम भी था। ये इसके साथ साथ ये दोनों के साथ साथ हमें एक क्रैमर्स स्टैटिक ड्राइव सिस्टम भी मिलता है किसी किसी बुक में। बेटा मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बुक में सब कुछ दिया है, किसी बुक में कुछ दिया है, किसी बुक में कुछ दिया है, पर सब कुछ मिला के अल्टीमेटली वोल्टेज इंजेक्शन मेथड ही है। तो हमें एक क्रैमर्स स्टैटिक ड्राइव सिस्टम भी मिलता है, क्रैमर्स नॉन स्टैटिक ड्राइव सिस्टम भी मिलता है। अभी इसमें डिफरेंस क्या है, तो मैं ये बता दूं कि किसी किसी बुक में स्टैटिक ड्राइव सिस्टम जो है वो यही वाला है बेटा। ये डायोड्स की वजह से ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है, और इन्वर्टर तो SCR से बना ही हुआ है, दोनों के बीच में स्मूथिंग रिएक्टर है। मतलब ये किसका काम करे, फ्रिक्वेंसी चेंजर का काम करे। कौन सा कॉम्बिनेशन, एक रेक्टिफायर ब्रिज और एक इन्वर्टर ब्रिज कनेक्टेड थ्रू स्मूथनिंग रिएक्टर, ये आपका फ्रिक्वेंसी चेंजर है। और ये जो स्लिप वाली पावर आ रही है, स्लिप फ्रिक्वेंसी की जो पावर आ रही है, इसको ये नॉर्मल रिसाइकल्ड पावर में कन्वर्ट करके वापस किसको फीड कर देता है, मेन्स को फीड कर देता है, सप्लाई मेन्स को, मतलब सप्लाई मेन को सपोर्ट कर रहा है बेटा। रिसाइकल्ड पावर वापस सप्लाई मेन्स को फीड हो, मतलब सप्लाई मेन से इंडक्शन मोटर में पावर ली, कुछ पावर इसने अपने शाफ्ट को दे दी लोड को चलाने में, लोड अलग से चल रहा है। इसकी जो स्लिप पावर है वो हम फीड कर दे रहे हैं एक स्टैटिक सिस्टम को, और ये स्टैटिक सिस्टम उस स्लिप पावर को नॉर्मल 50 हर्ट्ज के फ्रिक्वेंसी में बदल के वापस से सप्लाई को दे दे रहा है, मतलब ये साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर ये मैंने शर्बियस ड्राइव बताया था, कुछ कुछ बुक में ये शर्बियस ड्राइव है बेटा, किसी किसी बुक में ये क्रैमर्स ड्राइव भी है, और किसी और शर्बियस ड्राइव किसको कहा है, जब यहाँ पर भी हमने SCR यूज किया। तो जब मैं यहाँ पे सिर्फ डायोड रहने देती हूँ तो वो हो जाता है क्रैमर्स ड्राइव, यहाँ डायोड लिख देती हूँ, मतलब आपको याद रहेगा। और शर्बियस स्टैटिक ड्राइव में यूज होते हैं SCR किसमें, ब्रिज रेक्टिफायर में। तो क्रैमर स्टैटिक ड्राइव डायोड के साथ ब्रिज रेक्टिफायर होगा, और स्टैटिक शर्बियस ड्राइव में SCR के साथ ब्रिज रेक्टिफायर होगा, पर है दोनों स्टैटिक ही बेटा। एक बार इस टोपोलॉजी को क्रैमर्स ड्राइव सिस्टम बोला है विथ डायोड्स और रेक्टिफायर, और एक बार इसको SCR
के साथ ब्रिज रेक्टिफायर बना है तो इसको शर्बियस स्टैटिक ड्राइव सिस्टम का है। डिफरेंस ज़्यादा नहीं है बेटा, सेम चीज़ें हैं यहाँ पर फ़र्क इतना है कि क्रैमर्स स्टैटिक ड्राइव सिस्टम डायोड जो होता है वो सब सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनस स्पीड के नीचे की स्पीड कंट्रोल अटेन करके देता है। और यहाँ पर जब हम SCRs यूज़ करते हैं मतलब शर्बियस स्टैटिक सिस्टम में SCRs यूज़ करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की जगह, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, सुपर सिंक्रोनस स्पीड्स भी हमको मिलती है। मतलब अबाउ सिंक्रोनस स्पीड भी इंडक्शन मोटर की स्पीड अचीव हो सकती है। वो कैसे अभी मैं बताऊंगी बेटा। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये दो स्कीम्स है। एक स्टैटिक सिस्टम को डिफाइन करती है जिसमें फ्रिक्वेंसी चेंजर जो है वो स्लिप फ्रिक्वेंसी को स्लिप पावर को किस में बदल दे रहा है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के बराबर करके उसको वापस से सप्लाई में फीड कर दे रहा है। तो उसकी ये एक स्कीम है और एक डायोड रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर के साथ स्कीम है। मतलब एक क्रैमर्स वाली है डायोड के साथ और एक शर्बियस ड्राइव सिस्टम है स्टैटिक वाला अलोंग विथ SCR ब्रिज रेक्टिफायर। दूसरा जो है वो नॉन स्टैटिक वाला है, ये वाला है जिसमें ऑक्सिलरी मशीन। अब ऑक्सिलरी मशीन में मैंने शर्बियस ड्राइव सिस्टम में कास्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर करके बताया और ये ऑक्सिलरी मशीन को मैंने दूसरी इंडक्शन मोटर बताया और पूरे मैंने सारी चीज़ें डिफाइन की, एक्सप्लेन की जो इस स्कीम के तहत आती है। और टोपोलॉजी जो यूज़ की उसमें हम कास्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, दोनों इंडक्शन मोटर जो है, पहली इंडक्शन मोटर तो अपनी मैकेनिकल पावर शाफ्ट पे लगे लोड को तो दे ही रही है, दूसरी वाली इंडक्शन मोटर भी स्लिप पावर को किस में बदल दे रही, मैकेनिकल पावर में, भले ही वो कम हो। दोनों मिला के उस शाफ्ट पे अपनी अपनी मैकेनिकल पावर फीड कर रहे हैं तो लोड को ज़्यादा मैकेनिकल पावर से घुमा पा रहे, ये हो रहा है। पर क्या सिर्फ इंडक्शन मोटर मतलब AC मोटर हो सकती है क्या ऑक्सिलरी मशीन? नहीं बेटा, ये DC भी हो सकती है। अब अगर ये DC होगी तो ये जो स्लिप पावर होगी बेटा, जो स्लिप पावर हम DC मोटर को फीड करेंगे तो ये भी हमारी फिर AC नहीं होनी चाहिए, DC होनी चाहिए। तो फिर DC मोटर और मेन इंडक्शन मोटर के बीच में एक हमको AC टू DC कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो स्लिप पावर SPG को DC में बदलता है। और वो काम कौन कर रहा है? ये रोटरी कन्वर्टर कर रहा है। रोटरी कन्वर्टर क्या कर रहा है, स्लिप पावर जो पहली इंडक्शन मोटर की जो स्लिप पावर है वो ऐसे फीड हो रही है SPG, इस SPG को वो DC में कन्वर्ट कर रहा है। और DC जो हम दे रहे हैं वापस से किसको दे रहे हैं, DC मोटर के इनपुट पे दे रहे हैं। DC मोटर की फील्ड वाइंडिंग ये वाली है ही जो अभी ऐसे दिखा दे रही हूँ, उसको हम DC सप्लाई अलग दे रहे हैं। यहाँ पे DC मोटर को सेकंड सप्लाई जो दे रहे हैं उसके आर्मेचर को, वो हम रोटेटरी कन्वर्टर के आउटपुट से इसके आर्मेचर को दे रहे हैं। और फिर ये दोनों जो पावर से एक फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन से मिल रही है और आर्मेचर के एक्साइटेशन से मिल रही है, ये दोनों पावर के कॉम्बिनेशन से टॉर्क जनरेट होता है। और ये भी फिर अपना मैकेनिकल पावर किसको दे रही है, शाफ्ट को। और ये तो अपनी मैकेनिकल पावर PM जो डेवलप्ड है वो शाफ्ट को दे ही रहा है। तो PM1 ये दे रहा है, PM2 ये दे रहा है। मतलब हो यही कॉन्सेप्ट रहा है, दोनों मेन मशीन और ऑक्सिलरी मशीन दोनों अपनी मैकेनिकल पावर शाफ्ट को ही दे रहे। पर यहाँ पे मेन मशीन जो इंडक्शन मोटर है और सेकेंड ऑक्सिलरी मशीन जो है वो DC मोटर है। तो DC मोटर का सप्लाई पहले हमें DC में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, मतलब स्लिप पावर को हम पहले DC में बदल रहे हैं रोटरी कन्वर्टर के थ्रू। रोटरी कन्वर्टर वो DC पावर किसको दे रहा है, DC मोटर को दे रहा है। DC मोटर अब फिर किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, मैकेनिकल में। और वो मैकेनिकल पावर वो किसको फीड कर दे रहा है, शाफ्ट को। है तो बेटा यही ऑक्सिलरी मोटर, एक में AC है तो इंडक्शन मोटर की कास्केडिंग हो गई, एक में DC है तो ये इंडक्शन मोटर कास्केडिंग शर्बियस ड्राइव सिस्टम था। DC मोटर और रोटरी कन्वर्टर का कॉम्बिनेशन आ गया ऑक्सिलरी मशीन की जगह, तो ये क्रैमर्स ड्राइव सिस्टम हो गया। मतलब है दो ही टोपोलॉजीज, एक क्रैमर्स एक शर्बियस, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो नॉन स्टैटिक हो। अल्टीमेटली हो ये रहा है कि इस इंडक्शन मोटर की स्लिप रिंग पर या तो वोल्टेज खींचा जा रहा है बाहर की तरफ या वोल्टेज फीड किया जा रहा है। अब बेटा अल्टीमेटली इन सारी मेथड्स में हो क्या रहा है, हम रोटर की जो स्लिप रिंग्स है उसके थ्रू एक एक्सटर्नल EMF इंजेक्ट कर रहे हैं, चाहे हम फ्रीक्वेंसी चेंजर्स की मदद से थ्रू क्रैमर स्टैटिक ड्राइव या थ्रू शर्बियस स्टैटिक ड्राइव करें, या फिर हम AC मोटर इंडक्शन मोटर दूसरी वाली ऑक्सिलरी लगा के उसके थ्रू हमें EMF इंजेक्ट करवाएं, या DC मोटर और रोटरी
कन्वर्टर के कॉम्बिनेशन से एक ईएमएफ इंजेक्ट करवाए, मतलब हो रहा है अल्टीमेटली स्लिप रिंग्स के अक्रॉस ईएमएफ इंजेक्शन का ही काम। पर वो ईएमएफ इंजेक्शन जो नेचुरल रोटर के अक्रॉस का ईएमएफ है वो SE2 है पर फेज का, बता चुके। E2 जो है उसका NR की स्पीड जब 0 होती तब E2 ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर पर फेज के अक्रॉस, और जैसे ही रोटर घूमने लगता है तो S टाइम्स ऑफ E2 इतना ईएमएफ इंजेक्ट होता है। और इसके साथ एडिशन में अगर हम सेम फेज में ईएमएफ इंजेक्ट करवाते हैं इनमें से किसी मेथड से, तो हमें टोटल ईएमएफ E2 डैश जो मिलता है वो बड़ा मिलेगा SE2 से। और इस केस में स्पीड जो मिलती है मेन इंडक्शन मोटर की स्पीड वेरिएशंस हमें जो मिलते हैं वो हमें अबाउ सिंक्रोनस स्पीड मिलेंगे, मतलब स्पीड रेगुलेशन इज अचीव्ड अबाउ सिंक्रोनस स्पीड, मतलब सुपर सिंक्रोनस स्पीड रेगुलेशन मिलेगा। और ये अगर हम ईएमएफ इंजेक्ट कर रहे हैं इन मेथड्स के थ्रू अपोजिट डायरेक्शन में, SE2 के अपोजिट, हम अपोजिट फेज में ईएमएफ इंजेक्ट कर रहे हैं थ्रू आइदर ऑफ दीज मेथड्स, तो फाइनल E2 डैश जो होगा वो छोटा होगा SE2 से। और यहाँ पे स्पीड रेगुलेशन जो मिल रहा है आपको, स्पीड कंट्रोल मिल रहा है, वो बिलो सिंक्रोनस स्पीड मिलेगा, मतलब सब सिंक्रोनस स्पीड रेगुलेशन मिलेगा। अब इन दोनों मेथड्स में बेटा यहाँ पे हम SCR यूज कर रहे हैं तो ये सुपर सिंक्रोनस स्पीड रेगुलेशन दे रहा है, मतलब ये वाला दे रहा है। क्रैमर नॉन स्टैटिक जो है वो आपको दे रहा है इस टाइप का स्पीड रेगुलेशन। और ऐसे ही यहाँ पे क्रैमर्स नॉन स्टैटिक और इसमें शर्बियस ड्राइव सिस्टम में भी यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ आपको कि सुपर सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल भी आपको मिल सकता है बेटा। अगर हम टॉर्क को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं इंडक्शन मोटर के तो वो भी यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी मेथड अचीव की जा सकती है। इनमें वो एक अलग डिस्कशन है बेटा, उतनी आप लोग को ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बता सकती हूँ कि SCRs की मदद से ये ब्रिज इन्वर्टर अगर SCR वाला है तो हम ये भी अचीव कर सकते हैं, ये भी अचीव कर सकते हैं। और अगर सिर्फ डायोड्स लगे हुए तो हम सिर्फ और सिर्फ ये अचीव कर सकते हैं। ऐसा ही इनके साथ भी होता है बेटा, जो फील्ड जॉब में लोग जॉब कर रहे हैं और इन मेथड्स को अगर अभी भी फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको ये चीज़ देखने को मिलती। पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चारों मेथड्स में अल्टीमेटली हम E इंजेक्ट ही कर रहे हैं, चाहे प्लस में या माइनस में। और अगर हम प्लस में E इंजेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब हम रोटर का रेजिस्टेंस जो है नेट रेजिस्टेंस वो रिड्यूस कर रहे हैं बेटा, मतलब हम रोटर पर या मेन इंडक्शन मोटर पर लोडिंग कम कर रहे हैं अगर हम इंजेक्टेड वोल्टेज को सेम फेज में डालते हैं SE2 के साथ। तो रोटर का अपना इनहेरेंट रेजिस्टेंस है पर फेज का, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम इस लोडिंग सिस्टम के थ्रू, चाहे ये लोडेड हो चाहे ये लोडेड हो, चाहे इंडक्शन मोटर लोडेड हो शर्बियस ड्राइव सिस्टम में, तो हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसे कि हम इंसर्ट कर रहे हैं, पर उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम रिड्यूस, मतलब हम टोटल रेजिस्टेंस रोटर का ये हम कम करने की कोशिश करें सेम फेज में इंजेक्ट करके। और अपोजिट फेज में इंजेक्ट करेंगे अगर हम SE2 के अपोजिट E इंजेक्टेड वोल्टेज अपोजिट फेज में होगा तो हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा लोडिंग कर रहे हैं। ये इससे इम्प्लाई होता है बेटा, ये समझ में आता है। मतलब अगर हमें SE2 के साथ प्लस में ही इंजेक्टेड है तो एज इफ रोटर रेजिस्टेंस वी हैव रिड्यूस, और अगर SE2 के साथ अपोजिट फेज में E इंजेक्टेड तो एज इफ रोटर रेजिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड, ये मीनिंग है। और अभी और इसके बारे में मैं फेजर डायग्राम के साथ आगे बात करूंगी, कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी दूंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पर रहेगा, पर आज का कंक्लूजन वाला वीडियो इसी चीज़ पर है कि प्रीवियस स्लिप पावर रिकवरी को लेकर मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो सब इस पर है। क्रैमर्स वाली चीज़ मैंने आपको एक थोड़ी सी नहीं बताई, क्योंकि बेटा आप 10 मशीन्स की किताबें ओपन करेंगे ना तो आपको इन चारों में से अलग अलग टोपोलॉजीज, अलग अलग स्कीम्स अलग अलग जगह पर मिलेगी बेटा। तो मैंने सबको मिक्स करके आज का वीडियो बनाया है। और आज आप जो भी स्टूडेंट स्लिप पावर रिकवरी बाय वोल्टेज इंजेक्शन मेथड पर शॉर्ट नोट तैयार करना चाहते हैं तो आज का कंटेंट बेटा मोर देन सफिशिएंट है। आप इसको वर्ड्स में ड्राफ्ट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट ये तैयार हो जाएगा इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए।
तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। पर अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। मुझे 2 बच्चों के डाउट्स और क्लियर करने, एक इंडक्शन मोटर से रिलेटेड और एक ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। तो प्लीज़ मेरे आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, और प्लीज़ अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करिए। थैंक यू।